हाँ तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक क्यूब है और क्यूब के ईच कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा है। तो क्यूब है तो सारी साइड लेंथ बराबर होंगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना है ए, और आपसे पूछा है कि सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और सेम क्वेश्चन एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके ईच कॉर्नर पे चार्ज है प्लस क्यू, और आपसे पूछा है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब आपको याद है कि अगर आप इसको एकदम बेसिक मेथड से करने जाएंगे कि एक चार्ज को लाए, फिर दूसरे को लाए, फिर तीसरे को लाए और वर्क को काउंट करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लास्ट में मैंने एक तरीका बताया था कि समेशन ऑफ QI VI/2। तरीका क्या था कि इस कॉर्नर का पोटेंशियल लिख लो, इस चार्ज के अलावा बाकी सभी के कारण इस कॉर्नर का पोटेंशियल लिख लो, और उस पोटेंशियल से इसकी को मल्टीप्लाई कर लो, और यही काम आप ईच कॉर्नर के लिए करो। तो आप जानते हैं ड्यू टू सिमेट्री जितना Q इनटू पोटेंशियल इसके लिए आएगा उतना ही Q इनटू पोटेंशियल इसके लिए, मतलब सभी के लिए सेम आएगा। तो किसी एक के लिए पहले Q इनटू पोटेंशियल लिख लो। तो मान लेते हैं हम इसी के लिए लिखते हैं। तो टोटल 8 चार्ज है, उनमें से एक हट गया तो कितने बचे 7। तो 7 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। अब इन 7 चार्जेस में से आप नोटिस करिए 3 चार्जेस डिस्टेंस ए पर है। कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 डिस्टेंस ए पर है, तो इनके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 3kQ/A प्लस। और सुनिए, और देखिए कि 2 चार्ज, कलर कौन सा यूज करें? ग्रीन, चलिए ब्लैक लेते हैं। 2 चार्ज देखिए कौन कौन से? ये वाला चार्ज और कौन सा लेते हैं? देखिए एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज। इनकी डिस्टेंस देखो, यहां से डिस्टेंस कितना आएगा? ये आएगा √2a। ये देखो √2a, ये देखो इधर √2a। तो इन तीनों के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 3kQ/√2a। अब देखिए टोटल 7 थे जिनके कारण पोटेंशियल लिखना था। 6 का इफेक्ट काउंट हो गया, एक बच गया। कौन सा? ये वाला, जिसका डिस्टेंस कितना आएगा यहां से यहां तक। तो आपको याद होना चाहिए बॉडी डायगोनल, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं, वो कितना होता है? √3a। कैसे? तो देखो ये तो हुआ यहां से यहां तक √2a, और ये कितना a, तो पाइथागोरस लगा दो इसमें और इसमें। ये √2 है और ये कौन है? a। तो ये निकालने के लिए आप जैसे ये लाइन बनेगी तो आप पाइथागोरस लगा दो, तो वो कितना आएगा? √3a। तो उसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा? kQ/√3a। हमने क्या बोला था कि जितना भी पोटेंशियल आएगा उसका Q से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही काम सभी कॉर्नर चार्ज के लिए करेंगे। तो सभी कॉर्नर चार्ज के लिए एकदम आइडेंटिकल आएगा ड्यू टू सिमेट्री। तो आप क्या करिए? इनटू 8 कर लीजिए, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा आएगा। और फार्मूले में नीचे क्या लगाना होता है? y2। तो ये कौन आया? इसका पोटेंशियल एनर्जी। और ये मान लिया गया इन्फिनिटी पर 0 है, तो कुछ नहीं बोला जाए तो आप इन्फिनिटी पर 0 मान लिया करना। मतलब जब सेपरेशन इनफाइनाइट होता, सिस्टम की डायमेंशंस इनफाइनाइट होती, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता? 0। अब यहां चलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो सेम कहानी यहां पर है। ईच कॉर्नर के लिए Q इनटू V सेम आएगा। तो किसी एक कॉर्नर के लिए लिख लीजिए, मान लीजिए इसके लिए लिख लेते हैं। तो टोटल 6 चार्जेस हैं, उनमें से ये चार्ज हट गया तो कितने बचे? 5। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितने लोग कारण आएगा? 5 लोग कारण आएगा। ये वाले 2 चार्जेस, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पर है? a। तो इनके कारण पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा? 2kQ/A। 5 के कारण लिखना है, 2 का काम हो गया। ये वाले चार्ज और ये वाले के चार्ज के कारण कितना आएगा? तो देखिए जो ये वाला डिस्टेंस होता है रेगुलर हेक्सागन में, आपको याद होना चाहिए ये डिस्टेंस √3a के बराबर होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे ये बताना पड़े। देखिए ये एंगल होता है 30 डिग्री और ये एंगल होता है 30 डिग्री। तो इसका जो ये वाला लेंथ आएगा यहां से यहां तक, ये आएगा a cos 30 और ये आएगा a cos 30। तो 2a cos 30 कितना आएगा? √3a। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? √3 है। तो इनके कारण कितना आएगा? 2kQ/√3a। अब फिर बचा ये वाला चार्ज और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 2a। तो ये आएगा kQ/2a। ये पोटेंशियल हो गए। आप इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल Q से मल्टीप्लाई कर दिया, और सभी चार्जेस के कारण हमें Q इनटू V लिखना है। तो सभी चार्जेस का Q इनटू V एक जैसा आएगा ड्यू टू सिमेट्री। तो इसको क्या कर दीजिए? इनटू 6 और डिवाइड लगा दीजिए 2 का। ये कौन हुआ? इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आया इसको भी थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। चलिए, तो U आया आपका, ये आया 4kQ²/A, अंदर आया 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3।
इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं। u का जो वैल्यू आया वो आया 3kq² अपॉन e। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं, वो आएगा 2 प्लस 2/√3 प्लस 1/2। ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपसे ये पूछता, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इन्हीं में मैं ये बोल रहा हूं, मान लीजिए कि जितने भी ये चार्जेस हैं सभी फिक्स हैं, ऑल आर फिक्स्ड, और मैं किसी एक कॉर्नर चार्ज को मान लीजिए फ्री कर देता मूव करने के लिए, तो वो कॉर्नर चार्ज दौड़ते दौड़ते जाता, और कहां तक दौड़ते जाता, वो इन्फिनिटी पे दौड़ के जाता। तो जब वो इन्फिनिटी पे दौड़ के जाता तो क्या होता, उस पर वर्क करता। कौन वर्क करता उस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क करता है वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, Q इनटू V फाइनल माइनस V इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ये होता है, माइनस लगा होता है आगे, ये वो चार्ज होता है जिस पर वर्क डन लिखते हैं, और V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिखा जाए तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहां से चार्ज चला है और चार्ज कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे, वो मेरा कौन है, फाइनल पॉइंट। मतलब इन 7 चार्जेस के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा जाए, और इन 7 चार्जेस के कारण उस इन्फिनिटी का लिखा जाए, तो इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, 0, और ये वर्क किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मान लीजिए चार्ज का मास m है तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, ½ mv², और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, देखिए यह माइनस है, अब v फाइनल तो 0 आएगा क्योंकि हमारा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, तो पूरा आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, फिर आप करिए। v फाइनल कितना है, 0 माइनस, अब v इनिशियल लिखा जाए, तो देखिए माइनस लगा दिया है मैंने, अब मैं v इनिशियल लिखने जा रहा हूं इस ब्रैकेट में। इनिशियल कौन सा पॉइंट था इसका, ये वाला पॉइंट था, तो इस वाले पॉइंट में पोटेंशियल कितने लोग कारण आएगा, 7 लोग के कारण आएगा, तो हमने ये लिखा था, तो लिख दीजिए कितना आएगा, 3kq अपॉन a प्लस 3kq अपॉन √2a प्लस kq अपॉन √3a। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस उसको जाके क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो आपके v² का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2/m इनटू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a। अच्छा, जो चार्ज रिलीज किया वो भी तो हमारा कैपिटल Q था, तो इसकी जगह कैपिटल Q लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, q² इनटू क्या बचेगा, 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3। ठीक है, v² v निकालना है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, रूट ले लीजिए। अगर इस हेक्सागन वाले में मैं बात करूं तो मान लीजिए कॉर्नर चार्ज को हमने रिलीज किया, तो ये सब लोग इसको रिपेल करेंगे, दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, और मुझे इसे का इन्फिनिटी पे स्पीड निकालना है, इसका मास हम मान लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ी वो कहां से आई, काइनेटिक एनर्जी किसी ने वर्क किया, किसने वर्क किया इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड था, 5 लोगों के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है -q v फाइनल 0 माइनस v इनिशियल। अब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, तो इस वाले पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, तो 5 लोगों के कारण होगा, कितना होगा हम लिखे ऑलरेडी, तो लिख दीजिए 2kq अपॉन a प्लस 2kq अपॉन √3a प्लस kq अपॉन 2a। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कैपिटल Q चार्ज फिक्स है और एक स्मॉल q चार्ज को उसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया, तो वो जब उसकी तरफ जाएगा कहीं जाके रुक जाएगा, तो आपसे पूछा जाता है कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना आएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आएगा। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप ये सोचिए कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलते चलते आएगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आके रुक गया, इसकी वेलोसिटी यहाँ के 0 हो गई, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो मिनिमम हुआ, लेट्स से दैट इज r1। अब मुझे बताइए जब ये सिस्टम, जब ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे था, ये इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट है, जो ये सिंबल होता है ना, इस सिंबल का यही मतलब होता है कि इधर उधर की डिस्टेंसेस में डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो दौड़ते दौड़ते आएगा, यहाँ के कहीं रुक जाएगा। तो मुझे बताइए सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, भाई पहले r इनफाइनाइट था, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्यों फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि डिस्टेंस फाइनाइट है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो कहां से एनर्जी आया, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने तो वर्क किया नहीं। हाँ ये फोर्स, ये कांस्टेंट है, इसमें फोर्स लग रहा होगा लेकिन ये चल के नहीं गया ना, फिक्स है ना, ये मान लो चिपका दिया आपने, तो ये फोर्स लगाना होगा इस पे, धरती या अर्थ इस पे फोर्स लगा देगी जहां पे आपने चिपकाया, लेकिन वो चल नहीं रहा है तो उस पर वर्क नहीं हो सकता। तो कहां से आया ये एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी थे। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, R1 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए तीन चार्जेस हैं, आइडेंटिकल है, तीनों का मास सेम है और तीनों को रिलीज किया, तीनों को रेस्ट से रिलीज किया और ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लेना है। यहां भी सब जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक। तो तीनों चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया रेस्ट से, तो तीनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखिए ड्यू टू सिमेट्री ये तीनों चार्जेस हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी ड्यू टू सिमेट्री। हाँ अगर कोई अलग होता तो बात अलग हो जाती, मान लो ये दो सेम होते तो ये अलग होता, तो हम हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं कह सकते थे। लेकिन ड्यू टू सिमेट्री सब चार्ज एक जैसे, सभी मास एक जैसे, इनिशियल इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, तीनों चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। हमसे पूछा जाता है कि जब इसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट हो जाएंगी सिस्टम की, तो बताइए ईच पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। तो देखिए अभी इस सिस्टम का कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। अब पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है तो सबको पोटेंशियल एनर्जी बटी होगी भाई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके हिस्से में आई होगी, कुछ इसके हिस्से में आई होगी, कुछ इसके हिस्से में आई होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम का हिस्सा है ना, सिस्टम का चीज है पोटेंशियल एनर्जी। अगर बंटवारा होगा पोटेंशियल एनर्जी का तो सब लोगों में होगा क्योंकि वो पोटेंशियल की चीज है और सिस्टम की चीज है, तो बंटवारा होगा तो पूरे सिस्टम के बीच में होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल लेता नहीं है, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर हक जो है हक सभी का है, मिलेगा सबको, अगर सबकी लेने की कंडीशंस हैं तो वो लेंगे, ठीक। तो जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, अंत में हो जाएगा 0। शुरुआत में कितना था, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपको लिख के दिखाता हूं, तो किसी एक जगह का पोटेंशियल लिख लेते हैं पहले, दो लोगों के कारण, फिर इसको Q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों लोगों के कारण सेम आएगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज U इनिशियल, और U फाइनल कितना हो जाएगा, 0। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया 3kq²/8। तो मुझे बताइए एक के हिस्से में कितना मिलेगा, तो 1/3 ड्यू टू सिमेट्री, और वो क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया होगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी मिला वो चार्ज पार्टिकल ने किस फॉर्म में लिया, उसने अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लिया, तो पोटेंशियल कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन वहां करते थे ना, जैसे इसको छोड़िए नीचे तो mgh कम हुई, कहां गई, काइनेटिक एनर्जी, तो वही वाली बात है। तो यहां से आप भी निकाल सकते हैं कि जब इस सिस्टम की डायमेंशंस इनफाइनाइट हो जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉइंट चार्ज है स्मॉल q और एक कैपिटल चार्ज है q एंड दैट इज फिक्स नॉट मूविंग, ओनली कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और इसको इस लाइन के पैरेलल u स्पीड से फेंका गया, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन जाएगा, ऐसे डेविएट होगा। तो हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए मिनिमम डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में कितना आएगा। तो देखिए इसका पाथ कुछ ऐसे आता है, और हमसे पूछा जाता है कि दोनों चार्जेस के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या आएगा। तो आप यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालिए, तो मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, जब ये परपेंडिकुलर रहा होगा, मतलब जब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई होगी, वेलोसिटी v1, ठीक। अब जाके जो ये डिस्टेंस आई होगी वो क्या आई होगी, मिनिमम आई होगी, ठीक। अभी डिस्टेंस क्यों मिनिमम आई होगी, अगर थोड़ा मन में डाउट उठा हो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप सोचेंगे जब ये चार्ज पार्टिकल यहां था तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो मैं कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट था वो इस चार्ज कैपिटल Q के अलोंग था, जिसके कारण ये डिस्टेंस क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब क्या हुआ, वो अलोंग कंपोनेंट 0 हो गया, तो जब इस डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो गया तो नेट वेलोसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कंपोनेंट 0 हो गया ना, तभी तो ये डिस्टेंस क्या आया, मिनिमम, ठीक। मैंने मान लिया इस मिनिमम डिस्टेंस को स्मॉल r। अब सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन देखिए, तो कैपिटल Q चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखूं, जिस पॉइंट पे काम रखा है कैपिटल Q चार्ज, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
कारण क्या है, क्योंकि इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको याद है कूलम्ब फोर्स क्या होते हैं, कोलिनियर, तो वो इसी पॉइंट से पास करेगा, तो इसके रिस्पेक्टिव एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, m u स्पीड से फेंका था, m u d, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम m v1 r। तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन कौन आएगा, एनर्जी का इक्वेशन। देखिए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, क्यों, क्योंकि पहले डायमेंशन इनफाइनाइट थी और बाद में दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया है, r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो एनर्जी कहीं से आई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कमी हुआ कि कोई वर्क करने वाला तो है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, और ये जो आया वो कहां चला गया, एनर्जी जो काइनेटिक में कमी आया वो पोटेंशियल बढ़ने में, तो पोटेंशियल कितना हो गया, इतना हो गया। अब मुझसे R पूछा है तो आप क्या करिए, V1 को एलिमिनेट कर दीजिए यहां से, तो यहां से V1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा UD अपॉन R। तो यहां पे सॉल्व किया जाए तो यह है U स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब U स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 2/m, तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m इनटू 1 अपॉन R। अब दोनों तरफ R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक बनेगा, तो यह आया R स्क्वायर इनटू U स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m इनटू r एंड दैट इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया तो आप इसका r का वैल्यू लिखिए। r का वैल्यू कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू माइनस b, माइनस b कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर किया जाएगा। अब देखिए -4ac करेंगे तो c मेरा नेगेटिव है, तो माइनस एक आगे लगाए तो -4ac, तो c नेगेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं सीधा पॉजिटिव लिखूंगा 4। a का वैल्यू कितना है, u स्क्वायर, c का वैल्यू कितना है, u स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू कितना है, u स्क्वायर। तो ये आया कौन, आपका मिनिमम सेपरेशन। ठीक, अब तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस लेंगे या प्लस, अगर किसी कंफ्यूजन हो तो देखिए यहाँ पे प्लस लेंगे, तो माइनस क्यों नहीं लेंगे, आप सोचो अगर माइनस लेंगे तो r तो नेगेटिव आ जाएगा, और r नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो r मिनिमम के लिए यहाँ क्या कंसीडर करेंगे हम, ओनली प्लस। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, हम क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है स्मॉल q जिसका मास है स्मॉल m, और एक यहाँ चार्ज है कैपिटल Q, इसका मास है लेट से, इसका मास लेट से स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो इनफाइनाइट है, और मैंने इसको u स्पीड देके फेंका है। तो मुझे ये जानना है कि, और ये फ्री है मूव करने के लिए, फ्री टू मूव, और एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, देयर इज नो अदर फोर्स। तो मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए इनिशियली में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये सेपरेशन घटेगा क्योंकि ये तेज चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं। इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ने लगेगी, लेकिन शुरुआत में कमी तो रहेगी। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी, तो डिस्टेंस कम होगी कम होगी, कब तक होगी, जब तक इसकी वेलोसिटी इसके बराबर नहीं हो जाती। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी वेलोसिटी हम बराबर क्यों लें, तो आप ऐसा करो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख लो, किसके रिस्पेक्ट में देखो आप, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इस वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड होगा, मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मिनिमम सेपरेशन। तो इस वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा vcm, और वो किसके बराबर हो जाएगा, u/2। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो उसका उल्टा मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है u, सेंटर ऑफ मास की इधर कितनी है u/2, तो उसका उल्टा ऐड करेंगे। सेंटर ऑफ मास की इसकी खुद की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तरीका क्या था, उसका उल्टा ऐड कर दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो वेलोसिटी आई वो क्या आई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u/2, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u/2। अब देखिए सेंटर ऑफ मास की ना तो वेलोसिटी चेंज होगी और ना सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो, और ना उसका कोई एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, ये और ये तो इंटरनल फोर्स हुए ना सिस्टम के, बाहर से कोई नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों आएंगे, दोनों एक साथ रुकेंगे,
तो मैं मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास रुक गया, तो ये सेंटर ऑफ मास है। अब ये दोनों नजदीक आ रहे होंगे, तो मैंने माना ये यहां तक आ गया और ये यहां तक आ गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r1 और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r2, ठीक। वैसे r1 r2 इस केस में बराबर होगा, पर हम जनरल मान लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी u/2 थी, अंत में क्या हो गई 0, क्योंकि यहां के रुक गया तो वेलोसिटी हो गई 0। इसकी वेलोसिटी u/2 तो ये रुक गया, अंत में क्या हो गई इसकी वेलोसिटी 0। और देखिए दोनों जो रुकेंगे वो एक साथ रुकेंगे, कारण क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट मोमेंटम किसी भी सिस्टम का ऑलवेज 0 होता है। तो आप ऐसे सोच लो, अगर ये रुक गया और ये नहीं रुका तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका मोमेंटम 0, इसका नॉन 0, तो सिस्टम का क्या हो जाएगा नॉन 0। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो जब ये रुकेगा तभी ये रुकेगा। अब बात आती है कि सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई और सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था वो बढ़ गया। तो कितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, तो हाफ m u/2 का स्क्वायर। एक पार्टिकल का इतना एनर्जी था, अंत में 0 हो गया, दूसरे का भी इतना ही था, अंत में 0 हो गया, तो इनटू 2 कर दीजिए। और ये काइनेटिक एनर्जी गई कहां, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो शुरुआत में क्या थी 0 और अंत में क्या हो गया, डिस्टेंस क्या है r1 + r2, तो अंत में हो गया k कैपिटल Q स्मॉल q r1 + r2। और यही तो इनके बीच का सेपरेशन है, तो मुझे r1 + r2 निकालना है। तो 2 से 2 कट गया, तो r1 + r2 का जो वैल्यू आया, यहां लिखते हैं कि r1 + r2 का जो वैल्यू आया वो आया k कैपिटल Q स्मॉल q into 4/mu², ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक।